हेलो। हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 11th क्लास की फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 4 समतल में गति पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्षैतिज क्षैतिज परास। ठीक है ना? यानी त्रियक प्रक्षेप का क्षैतिज परास किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखेंगे हम, और इसका व्यंजक कैसे निकाला जाता है वो भी देखेंगे। इसके पहले हम प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। फिर सिद्ध कीजिए कि त्रियक का प्रक्षेप जो होता है वो कैसा होता है। त्रियक प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, तो हमने सिद्ध भी किया था, अथवा परवलय का हमने समीकरण भी निकाला था। इसके बाद हमने त्रियक प्रक्षेप के लिए बेटा उड्डयन काल का व्यंजक भी निकाला था। ठीक है ना? कि त्रियक प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या कहलाता है, डेफिनेशन देखी थी, और कैसे इसका व्यंजक निकाला जाता है, इसके लिए भी हमने क्या किया था, फॉर्मूला निकाला था। ठीक है ना? तो यदि इन सभी वीडियो को आप, ये चूंकि काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इनमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आप एक सीधे साधे खिलाड़ी हो, और जो एग्जाम यानी जो पेपर सेटर होता है वो काफी खतरनाक बॉलर होता है, पता नहीं है वो किस प्रकार की बॉल फेंक दे। ठीक है ना? इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप कैच ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। ठीक है ना? तो इसके बारे में आपको सोच के चलना है। इसलिए आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है, सभी टॉपिकों को समझना है और गहराई से पढ़ना है, ताकि अगर उस क्वेश्चन को घुमा के भी दे दे तब भी आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है? और अभी आप यदि अच्छे से गहराई से नहीं पढ़ोगे तो कक्षा 12th में भी आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो कक्षा 12वीं में प्रॉब्लम मतलब काफी सारी दिक्कतों का सामना ना करें। इसलिए हमने आप लोगों को अभी गहराई से पढ़ाना स्टार्ट किया है कि आपको हर चीज टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे, और बिल्कुल एक एक चीज से, एक एक शब्द से हम आपको क्लियर कराएंगे। ये हमारा वादा है। बस बात इतनी है कि आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा साथ देना पड़ेगा। ठीक है ना? और आपको हमारी बात भी माननी पड़ेगी, क्रम से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं है। फिर आप देखना एग्जाम में क्या खेल होता है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। तो काफी सारे इंपोर्टेंट है बेटा वो वीडियो, पिछले वाले वो पेपर में आते हैं, उड्डयन काल वाला, एक क्षैतिज के नहीं, एक त्रियक प्रक्षेप के पथ वाला। तो उनका लिंक आपको या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 2023-24 में भी आप जाके क्रम से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए बेटा, यहाँ पे हमारी हेडिंग डली है क्षैतिज परास, वो आपका डायग्राम बना हुआ है। ठीक है ना? हम वैसे डायग्राम हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है? लेकिन अभी भी हम आपको थोड़ा थोड़ा बताए दे रहे हैं, बाकी विस्तार से हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। कि जैसे मान के चलो कि इस मतलब ये पृथ्वी है, ये क्षैतिज तल है, पृथ्वी का तल है, इस पर कोई बिंदु O है। क्या है? इस पर कोई बिंदु O है। त्रियक प्रक्षेप की बात कर रहे हैं। ये आपके पास पृथ्वी तल है, ये लाइन दिख रही ना, एक्स अक्ष, ये आपके पास एक पृथ्वी तल है, इस पर कोई बिंदु O है। अब यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को प्रक्षेपित कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। जब किसी वस्तु को फेंकोगे तो आप डायरेक्ट नहीं फेंकोगे, समझ रहे हैं ना? आप डायरेक्ट नहीं फेंकोगे। ठीक है ना? उस वस्तु को आप क्या करोगे, ऐसा थोड़ा तिरछे में फेंकोगे तो वस्तु ऐसी ऐसी गति करती हुई और कहाँ जाएगी, वो पृथ्वी तल के किसी अन्य स्थान, यानी जैसे कि अन्य स्थान में क्या है, हमारा बिंदु P है, तो पृथ्वी तल किसी अन्य स्थान बिंदु P पर वस्तु गिरेगी। आपने सामान्यतया देखा होगा कि जैसे क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी है तो वो ऐसे बल्ले से ऐसी गेंद को फेंकता है। ठीक है ना? तो ऐसी घूम घूम के ऊपर गति करती हुई उसी पृथ्वी में किसी अन्य तल पर गिरती है, अन्य जगह पे गिरती है। ठीक है ना? गिरती है कि नहीं? तो इसी प्रकार है, आप भी एक पत्थर या कोई आप छोटी सी वस्तु उठा के फेंक लीजिएगा। ठीक है ना? आप ऐसे क्षैतिज फेंकोगे, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर नहीं फेंकोगे। तो आप देखोगे कि ऊपर ही ऊपर ऊर्ध्वाधर में वस्तु गति करती हुई कहाँ गिर रही है, पृथ्वी के मतलब किसी अन्य बिंदु पर, उसी तल पर। ऐसा नहीं कि आकाश में चली जाएगी, जमीन के नीचे चली जाएगी, गिरेगी पृथ्वी तल पर, लेकिन किसी अन्य बिंदु पर गिरेगी।
ठीक है ना। तो वही क्या है बेटा, उसी को हम प्रक्षेप गति, मतलब यही आपकी प्रक्षेप गति है ना। तो आप देख रहे हैं कि आपने किसी वस्तु को बिंदु ओ से फेंका और ऊपर ऊर्ध्वाधर गति करती हुई वो कहाँ आ रही, पृथ्वी तले किसी अन्य बिंदु पी पर गिर रही है। तो उसने दो प्रकार की गतियां की। कितनी गति की, दो प्रकार की। देखिए, एक तो ऊर्ध्वाधर गति, ऊपर हो तो वो जा ही रही, ठीक है ना, ऊपर की तरफ से तो वो जा ही रही ऊपर से, तो एक ऊर्ध्वाधर गति की, ठीक है ना। और जब वस्तु आपने यहाँ से फेंकना चालू की, यहाँ से फेंकी और जब वो यहाँ गिरी, तो आप कहोगे कि ऊर्ध्वाधर के साथ साथ क्षैतिज गति भी उसने की होगी। तभी देखना, जैसे आपने ओ से फेंकना प्रारंभ किया, पी पे गिरी, तो इतना विस्थापन हुआ कि नहीं, इतना विस्थापन हुआ, इतनी दूरी तय की। तो आप क्या कहोगे कि जो वस्तु है ऊर्ध्वाधर के साथ साथ उसने कौन सी दूरी तय की, एक क्षैतिज दूरी भी तय की। और जिसी को हमने काय से दर्शाया, जिसको कैपिटल आर से डिनोट किया है या कैपिटल आर से दर्शाया। क्या बताइए, बात समझ में आती है भैया? जैसे आपने किसी वस्तु को बिंदु ओ से फेंका, हाँ, लेकिन अभी हम क्षैतिज परास पढ़ रहे हैं, अभी हम विस्थापन नहीं पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं? क्षैतिज परास। अब तुम्हें केवल इसी दूरी का व्यंजक निकालना है। तो क्षैतिज परास को हम आर से दर्शाते, इसलिए हमने आर लिख दिया। आपको क्या करना है, इसको, इसका मान ज्ञात करना है। ओ से लेके पी तक वस्तु ने कितनी दूरी तय की, उसी का मान ज्ञात करना है। तो उसको दर्शाते आर से, उसी को क्षैतिज परास बोलते, इसलिए हमने आर से दर्शा दिया। बाकी व्यंजकों में तो हम एक्स लिख देते, ठीक है ना। बाकी एक्स क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे दूरी है, दूरी है ना, दूरी विस्थापन में का अंतर है, थोड़ा ही मोड़ा अंतर होगा कि दूरी अदिश राशि और विस्थापन क्या सदिश राशि। लेकिन चूंकि है तो दोनों लंबाई, मापते तो दोनों को मीटर से, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि दूरी को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से, और विस्थापन को स्मॉल एस से दर्शाते हैं? ऐसा क्यों? कहीं कहीं विस्थापन को एक्स से दर्शा देते हैं, ऐसा क्यों? तो जहां जैसी जरूरत पड़ती है, जो चीज हम निकालते हैं उसी को हम उसी प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, समझ में आई? तो ये विस्थापन ही एक प्रकार से, लेकिन इसका नाम दिया गया क्षैतिज परास, इसलिए हमने इसको कैसे दर्शाया, कैपिटल आर से। बात समझ में आ रही? अब इसकी परिभाषा क्या कहती है, हमने पूरी बात आपको समझा दी कि जब बिंदु ओ से फेंकोगे तो वस्तु ऊर्ध्वाधर गति करेगी, बिंदु पी पर गिरेगी। तो ऊर्ध्वाधर गति तो किसो की, साथ में ओ से डायरेक्ट गई, कहाँ गिरी, पी पर गिरी। तो ओ से लेके पी तक भी उसने एक दूरी तय की, जिसे क्या बोलेंगे, क्षैतिज दूरी। इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज दूरी। और क्षैतिज दूरी को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं। ठीक है, तो अब क्षैतिज परास की परिभाषा पूछे आपसे कोई, तो आप कैसे दे सकते हो? कोई वस्तु अपने उड्डयन काल में, अब भैया ये उड्डयन काल कौन सी बला है, क्या है ये उड्डयन काल? अरे भैया, जब तक आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्रम से पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक आपको हर चीज बला ही बला लगेगी, हर चीज आपको बला लगेगी। आप पढ़िए ना क्रम से जाके। उड्डयन काल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ना, पढ़ाया था कि नहीं? तो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ाया था कि जब किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वो क्या करती है कि पहले अधिकतम ऊंचाई तक जाती है। कहां तक जाती है? अधिकतम ऊंचाई तक जाती है। उसके बाद पुनः वो क्या करती है, पृथ्वी तल पर वापस गुरुत्व के अधीन होकर, गुरुत्व के अधीन होकर पृथ्वी तल पर क्या लौटती है, वापस लौटती है। ठीक है, और पृथ्वी तल के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। अब इतनी गति करने में, यानी ऊर्ध्वाधर गति की उसने, तो इतनी गति करने में उसे जितना समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल, कैपिटल टी कहते हैं। हमने बताया ना कि नहीं बताया? तो बस यही है। तो यहाँ से वस्तु यहाँ तक जब गति करेगी तो कोई ना कोई समय तो लगेगा, उसी समय को हम क्या बोल रहे हैं, उड्डयन काल बोल रहे हैं। उसी समय को क्या बोल रहे हैं, उड्डयन काल बोल रहे हैं। तो जब कोई वस्तु अपने उड्डयन काल में, ठीक है, कोई वस्तु अपने उड्डयन काल में जितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करती है, ठीक है ना, जितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का क्षैतिज परास कहते हैं। मतलब उसने ऊर्ध्वाधर गति की उड्डयन काल में की, कुछ समय में की, तो उस समय के साथ साथ, उड्डयन काल के साथ साथ क्षैतिज दूरी भी तय कर रही, तभी तो ओ से पी पर गिरी। अगर क्षैतिज दूरी तय ना करी होती तो आप ओ से फेंकते, वही बिंदु पर गिरती का नहीं, तब हम कहते कि भैया उसने क्षैतिज दूरी तय नहीं करी, केवल ऊर्ध्वाधर करी, तभी तो बोलते हैं हम। ठीक है ना, तो उसने क्षैतिज दूरी तय की, तो हम क्या कहते हैं कि कोई वस्तु अपने उड्डयन काल में, ठीक है, कोई वस्तु अपने उड्डयन काल में जितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करती है, उसी को हम क्या करते हैं, उस वस्तु का क्षैतिज परास कहते हैं। बोलने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, सब देख दो, उस पर आप ध्यान मत दिया करे। आप तो ये देखा करे कि क्या हमें जो बताना है वो सर बता रहा है सही कि नहीं, बस ये देखा करे।
अब आप यदि किताब से मिलाओगे तो भैया कोई किताब में 1-2 अक्षर पीछे है, किसी किताब में 1-2 अक्षर आगे है, समझ रहे। तो परिभाषा पे आप इतना ज्यादा जोर नहीं दिया करे, नहीं तो आप किताब खोल के मिलाने बैठ जाओ, फिर आप कहोगे ओ अधिकतम यहाँ लिखा था सर ने यहाँ बोल दिया, वो तो गलत बता रहे, समझ रहे। ऐसा नहीं, आप चीज को समझो कि हम बोल क्या रहे, बार हम वही बात बोल रहे कि नहीं बोल रहे, ठीक है। तो इसे क्षैतिज परास कहते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? कैपिटल आर से। अब आइए हम देखेंगे फटाफट इसका व्यंजक, ठीक है। और व्यंजक के लिए व्यंजक में ही आपको चित्र बनाना है, ये बात ध्यान रखा करें। हम व्यंजक की हेडिंग नीचे भले ही डाल देते, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी डेरिवेशन करोगे पहले आपको उसकी परिभाषा लिखना है, फिर बाकायदा व्यंजक की हेडिंग डालना है, फिर आपको ये चित्र बनाना है, चित्र बना के फिर आपको माना वगैरह लिखना है, और माना लिख के फिर तब लगा के सूत्र से जो भी आपको करना हो वो आगे करते जाइए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे व्यंजक में कि माना, मान लो माना की कोई वस्तु है, ठीक है, माना कोई वस्तु है, उसने अपने उड्डयन काल में अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी तय की? एच आर। कितनी तय की? आर। मतलब किसी वस्तु द्वारा अपने उड्डयन काल में अधिकतम तय की गई क्षैतिज दूरी कितनी है? आर है, कैपिटल। तब बेटा क्षैतिज दूरी का एक सूत्र होता है, तब क्षैतिज परास, क्षैतिज परास बराबर क्या होगा? क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल। ओके, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर बराबर क्षैतिज वेग क्या होगा भैया हमारा? यू एक्स, और गुणा उड्डयन काल क्या होगा? टी। ध्यान रखना है, ये गुणा का चिन्ह लगा, ये क्या लिखा है? एक्स। क्लियर? अब भैया ये सूत्र कहां से आया? क्या सर आपने बनाया है? क्या आपने इसकी रचना की? ये कौन सी बुक्स में लिखा है? इन सब के चक्कर में आपको पढ़ने का नहीं। क्यों नहीं पढ़ने का? सीधा सीधा फॉर्मूला देखो। आपने क्या पढ़ा है? बोलो, आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है बेटा चाल बराबर दूरी बटे समय। कक्षा 4 में पढ़ा होगा, 5 में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आप यहां से दूरी का मान निकालना चाहो तो समय का क्या करोगे? चाल में गुणा करोगे, तो दूरी इक्वल कितना आएगा हमारे पास? चाल गुणे क्या आएगा बेटा? समय। अब हमें आप ये बताओ कि ये दूरी और ये भी दूरी, क्षैतिज परास को ही तो हम दूरी बोल रहे हैं। हमने क्या बोला? तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। तो क्षैतिज परास दूरी ही तो है, तो दूरी हो गई क्षैतिज दूरी आर बराबर। ये भैया चाल कौन सी बला है? आपने चाल और वेग पढ़ा नहीं है अध्याय 3 में? क्या पढ़ा था कि चाल क्या एक सदिश राशि, अदिश राशि है, और वेग क्या एक सदिश राशि है। जब वस्तु टेढ़ी मेढ़ी जैसी चाहे गति करे तो उसकी स्पीड को क्या बोलते हैं? हम चाल बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब पथ की जितनी उसे क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है, एकांक समय अंतराल यानी 1 सेकंड बोल दो, 1 मिनट बोल दो, 1 घंटा बोल दो, 1 वर्ष बोल दो, ठीक है ना। तो कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी चाल कहते हैं। जबकि वेग भी एक ही बात है, लेकिन वेग में क्या जोड़ देते हैं हम? सदिश एक निश्चित दिशा, कि जब कोई वस्तु एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो बताइए भैया चाल और वेग में क्या अंतर है? बोलो, चाल कैसा बहुत अंतर? चाल और वेग में कोई अंतर है? वही चाल है, मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक होता है, तो मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? वेग का होता है। चाल का मात्रक, चाल का विमीय सूत्र LT-1 होता है, तो उसका विमीय सूत्र क्या होता है? LT-1। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? तो चाहे आप चाल कह दो और चाहे क्या कह दो, वेग कह दो। अब तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है क्षैतिज वेग। वेग तो आ गया समझ में कि भैया वेग समझ, क्षैतिज कौन सी बला है? अब हम कौन सी दूरी तय कर रहे हैं? क्षैतिज ऐसे में एक्स अक्ष की दूरी। आपको पता नहीं है कि एक्स अक्ष को बोलते हैं हम क्षैतिज और वाई अक्ष को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ये पता नहीं है आपको? एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? क्षैतिज, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। अरे भैया कक्षा 9 में भी तो आप पढ़ चुके हो।
कि जो बिंदु एक्स अक्ष पे स्थापित होता है उसे भुज बोलते हैं और जो वाई अक्ष पे स्थापित होता है उसे कोटि बोलते हैं। ऐसा समझ लो, कोटि को हम ऊर्ध्वाधर बोलते और क्षैतिज को हम भुज बोलते। एक्स अक्ष क्षैतिज, तो हमें कौन सी दूरी, एक्स अक्ष वाली दूरी निकालना है। तो बताइए, तो एक्स अक्ष वाली दूरी के लाने का तुम वाई अक्ष वाला वेग लगाओगे हैं? बोलो, दूरी तुम्हें एक्स अक्ष पे करना है ज्ञात और वेग लगाओगे वाई अक्ष वाला है, तो क्या लिखोगे, ऊर्ध्वाधर वेग। गलत नहीं हो जाएगा हैं? गलत नहीं हो जाएगा। अरे भैया, जैसे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, जैसे दो व्यक्ति बैठे, अब दो व्यक्ति बैठे तो मत गए, अब एक से तुम्हारी दुश्मनी है, एक ने तुम्हें गाली दी, तो तुम तो जिसने गाली दी उसी को मारोगे कि जिसने गाली दी उसको छोड़ दोगे, दूसरे में चांटा जड़ दोगे? ऐसा करोगे क्या, बताओ? तो वही तो खेल है कि मतलब कहने का मतलब है तुम्हें क्षैतिज दूरी निकालना है तो वेग क्या लेना पड़ेगा, क्षैतिज वेग। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्षैतिज वेग। ठीक है, वेग आ गया तो चाल वेग क्या है, एक ही बात है। गुणक क्या लिखा है, समय। समय क्या है, उड्डयन काल क्या है, उड्डयन काल क्या है? अच्छा, मतलब उड्डयन काल है क्या, जो उसने ऊर्ध्वाधर दिशा में दूरी तय करी उसमें लगा समय ही तो उड्डयन काल है क्या नहीं है? ऊर्ध्वाधर तल में बिंदु ओ से आपने फेंकी, अधिकतम ऊंचाई तक गई, पुनः गुरुत्व के अधीन होकर यहाँ वापस आई, तो ऊर्ध्वाधर गति कितनी करी, उसको कितना समय लगा इतनी गति करने में, वही तो उड्डयन काल है। तो उड्डयन काल क्या है, समय ही तो। आप समझ नहीं रहे, उड्डयन काल, उड्डयन काल वस्तु को उड़ने में, उड्डयन का मतलब ऊर्ध्वाधर या उड़ने में, काल का मतलब समय। काल का मतलब क्या, आपने टेंस नहीं पढ़ा, टेंस मींस क्या होता है, काल। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी भूत, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो काल मींस क्या होता है, समय। तो हमने उड्डयन काल जोड़ दिया तो कौन सा गुना कर दिया, वही तो आपका समय है। अब बात समझ में आई, सूत्र कहां से आया, आई समझ में कि नहीं? कहां से आया सूत्र, यहां से आया, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये आपकी क्षैतिज परास जो है वो दूरी है, क्षैतिज वेग क्या है, चाल है, और ये क्या है, उड्डयन काल समय। तो यहाँ से सूत्र बना। अब मत भूलना, अगर ये भूल जाओ इसको याद रखना, इसकी ट्रिक से बना लेना। ठीक है, ओके। तो हमने इसको उसमें लिख दिया, सिंबल में लिख दिया। सिंबल में क्या लिखा, क्षैतिज परास को आर बोलते हैं, क्षैतिज वेग को यूएक्स बोलते हैं, उड्डयन काल को कैपिटल टी बोलते हैं। भैया, उड्डयन काल का सूत्र आना जरूरी है, यदि सूत्र नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। टी का मान तो आपको डायरेक्टली धरना पड़ेगा। क्या आप टी का मान निकालोगे? अगर 3 नंबर में तुम्हारा या 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया हो कि क्षैतिज परास किसे कहते हैं, इसके उड्डयन काल को क्षैतिज परास का व्यंजक निमित्त कीजिए, आपने सूत्र तो लिख दो। अब भैया टी को मान कहां से ले आए, समझ रहे? अगर तुम टी को मान निकालो तो एक पेज तो पहले वही में भरने का नहीं, फिर 1-1.5 पेज का ये हो जाएगा, वो तो बन जाएगा 2.5 पेज का। उतने में तो कौन दे देता, मैं 10 नंबर फिजिक्स आ जा, फिजिक्स में कौन जाना लिखने, 8-9 समझ रहे, 8-9 के लगे रहो, कब में कब सड़ाका ठोक दे। इसमें कब सड़ाका नहीं चलती है, इसमें फिक्स शब्द चलते हैं, फिक्स, लिमिट से ज्यादा नहीं, ज्यादा कप में नहीं चलती इसमें, समझ रहे? तो आपको इस टी का सूत्र डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, और सूत्र तो क्या, आपको पूरा व्यंजक याद करना पड़ेगा। हमने तो कहा इसका सूत्र याद कर लो, कल के दिन मान लो क्षैतिज परास का नहीं आया पेपर में, उन्होंने कह दिया उड्डयन काल किसे कहते, इसके व्यंजक नहीं मत किए, आप क्या कहोगे? हमारे सर ने तो कहा था कि बस सूत्र याद कर लेना, तो हम तो सूत्र याद किया है, हमने कि मैं कहां से कर रहे हैं। तो क्या आपकी सुनेगा कोई है? बेटा, एक हंसी की बात है कि एक जगह का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत इंटेलिजेंट, मतलब पढ़ने में हो या ना हो लेकिन देखने में दिखाने में बहुत अच्छा लगता था, इंटेलिजेंट था। ठीक है, क्या हुआ, पेपर देने गया, उस नालायक को कुछ आता ना होगा, उसको कुछ नहीं आता होगा, वो बहुत संस्कारी था, भगवान को, गौ माता को बहुत मानता था, गौ माता को इतना मानता था, क्या बता, गौ माता को। पेपर में कुछ नहीं आया, उसने लिख दिया गाय हमारी माता है, और सर जी हमको कुछ नहीं आता है, और कापी जमा करके बस सुनने रख दिया। अब भैया कापी चेक हुई, क्या हो गया, हाँ कापी चेक हुई। अब कापी चेक हुई तो क्या हुआ, जब उन्होंने पढ़ा, अरे क्या बढ़िया सेंटेंस लिखा है, तो टीचर ने भी सोचा चलो एक सेंटेंस रिप्लाई में हम भी जोड़े लेते,
ठीक है, उसने भी नीचे लिख दिया कि 0/100 और नीचे लिख दिया एक सेंटेंस में कि बैल तुम्हारा बाप है और नंबर देना पाप है। समझ रहे? जब उसने कॉपी खुलवाई तो उसको ये लिखा मिला। तो कहने का मतलब कि होशियारी चालाकी बताओ, लेकिन जहां बतानी है वहां बताओ। आप पेपर में चालाकी बताओगे नहीं चलेगी भाई, कुछ नहीं चलेगा, वहां तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। समझ गए? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, ये तो सब हम एक आपको समझाने के तौर पे बोल रहे थे, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, क्षैतिज परास का व्यंजक निबद्ध करना। आर बराबर बताइए यू एक्स क्या है? एक्स अक्ष का क्षैतिज घटक है। मतलब जो आपने वेग के कितने घटक किए थे ऊर्ध्वाधर गति, उसमें पथ के परवलयाकार में 2 घटक किए थे। कितना किया था देखो इधर, क्षैतिज घटक और एक कौन सा ऊर्ध्वाधर घटक। अब क्षैतिज घटक किसके साथ? एक्स के साथ। तो यू एक्स का मान क्या लिखेंगे हम? यू का क्षैतिज घटक। तो क्या होता है? यू cos थीटा। क्या लिखेंगे? यू cos थीटा। मतलब प्रारंभिक वेग यू का क्षैतिज, मतलब क्षैतिज दिशा में या एक्स अक्ष में घटक। तो क्या होता है? यू cos थीटा। क्लियर है? क्या होता है? यू cos थीटा इनटू, अब बताइए जरा, बताइए जनाब, टी का मान क्या होता है? हाँ, अब बताइए उड्डयन काल टी। अरे दीदी, उड्डयन काल कैपिटल टी बराबर जो फॉर्मूला कल निकाला था, समीकरण ए, देखो बोला था हमने, वही जब से बोल रहे थे। हाँ, थीटा कौन लाएगा फिर? ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? उड्डयन काल का सूत्र लिखना है। तो उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है बेटा? 2u साइन थीटा अपॉन कितना होता है? जी, क्लियर है? क्या बताइए, इतनी बात क्लियर है, समझ में आई? अब इसके आगे यहाँ नीचे तो आएगा नहीं, हम एक काम कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपको क्या खेल खेलना है, देखिएगा, हम आपको बताएंगे बहुत अच्छा। ठीक है ना? देखिएगा, ये क्या लिखा है? यू, और ये क्या लिखा है? यू। बीच में क्या लगा? इनटू। इनटू का मतलब गुणा। तो बताइए u का गुणा u में होगा, क्या मिलेगा? u का गुणा u में होगा 2u मिलेगा। वाह, u स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा? r बराबर u स्क्वायर को आप पहले लिखोगे। u स्क्वायर को कहाँ लिखोगे? पहले। अब देखो यहाँ पे क्या है? cos थीटा है इनटू इधर पे sin थीटा है और साथ में कितना है? 2। तो इसको आप कैसा लिखोगे? u स्क्वायर फिर इनटू, फिर लिखोगे आप 2 sin थीटा को पहले लिखोगे, sin थीटा और इनटू क्या हो जाएगा आपका? cos थीटा। हाँ है कैसा सा? अरे गुणा में है, गुणा में है, आगे लिख दो पीछे लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? जैसे हमने तुम्हें एक लड्डू दिया, चाहे तुम बाएं से खाओ चाहे दाएं से खाओ, जाना तो पेट में है। कहने वाली बात, जाएगा तो पेट में। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? आगे पीछे कहीं भी लिख दो, है तो काय में? गुणा में। ठीक है ना? तो हमने क्या लिख दिया? यू स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर 2 को लिख दिया, फिर sin थीटा, फिर इनटू क्या है? cos थीटा। अब बस यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखनी है। एक सूत्र होता है काय का? त्रिकोणमितीय अनुपात का। शायद 10वीं तक आपने नहीं पढ़ा है, 11th में आप याद कर लो, क्योंकि आपने मैथ नहीं ली है इसलिए पता नहीं होगा। इसको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है? sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इनटू क्या होता है? cos थीटा। ये सूत्र ध्यान रखना है। अगर ये सूत्र नहीं आएगा तो आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। बोलो बोलो एक बार, cos थीटा। क्लियर? sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। आप दिन भर रटते जाना, यहाँ से जब घर जाओगे रटते जाना, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा। रटते जाना रटते जाना रटते जाना, आपको याद हो जाएगा। क्लियर? तो इसकी जगह अब देखो इधर, देखो इधर क्या लिखा है? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? sin 2 थीटा, है ना? तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे?
आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्या लिखेंगे? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, अपॉन क्या बचेगा? जी बचेगा। हाँ लिख लेना बगल में, साइड में लिख लेना कि ये वाला सूत्र लगा है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास? आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यही क्या है प्यारे बच्चों? क्षैतिज परास का फॉर्मूला। बस एक सूत्र का खेल, हाँ एक सूत्र का खेल, बस आप चेक कर लो जरा, इतना ही है। चेक करो एक बार, जल्दी चेक करो। इसमें एक कंडीशन लगेगी फिर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ध्यान रखना पड़ेगा इस सूत्र को। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ध्यान रहेगा। अब चलिए अब लगाते हैं हम इसमें एक कंडीशन। क्या लगाते हैं? एक कंडीशन। मात्र एक ही कंडीशन होगी। कितनी होगी? एक कंडीशन। देखो देखिएगा, कंडीशन नंबर कितनी करेंगे बेटा? हम कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें? कंडीशन। कंडीशन में लिखेंगे अधिकतम क्षैतिज परास के लिए। कंडीशन क्या है? अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, ठीक है। अब अधिकतम क्षैतिज परास देखो, मतलब ये दूरी है। अगर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दूरी चाहना है, क्या चाहना है? ज्यादा से ज्यादा दूरी चाहिए, तो आपको कितने एंगल के कोण से आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। पत्थर को या कोई वस्तु को आप कितने एंगल के कोण से फेंको कि तुमसे ज्यादा दूरी पर गिरे, अधिकतम दूरी पर गिरे, मैक्सिमम दूरी पर, ठीक है। तो इसके लिए अधिकतम क्षैतिज परास के लिए हम क्या करेंगे? ये व्यंजक देखो, साइन 2 थीटा दिख रहा ना आपको? दिख रहा ना? इसके लिए आप क्या करो, यहां से देखो कि साइन 2 थीटा बराबर कितना ले लो आप? 1। साइन 2 थीटा का मान कितना ले लो? 1। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए ध्यान रखना है, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए साइन 2 थीटा का मान कितना लोगे आप? 1 लोगे। क्या हो रहा है ये पीछे हैं? क्या हो रहा? आप जी, आप और कौन था? कसूर हो रहा हो तो आपने यहाँ देखा? अभी तक पहले देखा था, अभी देखा आपने? जस्ट 2-3 मिनट नहीं देखा ना? वहां पे क्या क्या कर रही थी? हैं? हम नाम लेके बोलेंगे फिर? हमने बोल दिया मतलब तुम खुद खुद बर्बाद, मतलब खुद अपना टाइम बर्बाद करोगे, साथ में दूसरों का, बगल वालों का और करोगे टाइम बर्बाद, कि हम भी ना देखें तुम भी ना देखो। यही है तुम्हारा मतलब। तो देखो साइन 2 थीटा का मान कितना लेना आपको? 1 लेना है। किसके लिए? अधिकतम क्षैतिज परास के लिए। तो इधर देखो आप क्या लिखोगे? साइन 2 थीटा बराबर, अब आपको बताना है कि साइन का ऐसा कौन सा मान होता है जिसमें उसका मान कितना होता है? 1। तो साइन 90 का, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो सिंपली आपको इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम? साइन 90 डिग्री। एक को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री। दोनों साइड साइन है, तो साइन से साइन कैंसिल करना नहीं पड़ता है, कैंसिल लेकिन हो जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। तो 2 थीटा बराबर कितना बचा हमारे पास? 90 डिग्री है। तो यानी थीटा बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री बटे 2। जब काट दोगे आप दोनों को तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा? 45 डिग्री। अगर बेटा आप किसी वस्तु को 45 डिग्री के एंगल से यदि आप फेंकते हो, तो आपको जो क्षैतिज दूरी मिलेगी वो कैसी मिलेगी? अधिकतम, मैक्सिमम मिलेगी। मैक्सिमम क्षैतिज दूरी आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो बताइए क्या ये बात समझ में आई? तो अब सुनिएगा, अब थीटा बराबर कितना निकाला? 45 निकाला कि नहीं? तो अतः अगर तुम 45 डिग्री के एंगल से फेंक रहे, कैसे फेंक रहे? 45 डिग्री के एंगल से यदि फेंक रहे, तो बताइए एच का, आपको आर का अधिकतम सूत्र क्या मिलना चाहिए?
आर का फाइनल सूत्र क्या मिलना चाहिए, इसको हम समीकरण नंबर ए दे रहे, तो हम क्या करेंगे, अतः समीकरण ए से, कहाँ लग रहे, यहाँ लग रहे, अतः समीकरण ए से। रखो जरा, क्या लिखेंगे, आर मैक्सिमम, क्या लिखेंगे, आर मैक्सिमम एम ए एक्स, आर मैक्सिमम इक्वल, उधर देखो यू आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा लिखा ना, क्या लिखा, यू स्क्वायर साइन 2 गुणे थीटा का मान कितना आया 45 डिग्री अपॉन, और एंड में क्या है, जी है, ठीक है। तो आर मैक्सिमम क्या आएगा, आर मैक्सिमम बराबर, तो देखो अच्छा ये आएगा आपका यू स्क्वायर साइन 45 दूनी कितना होगा 90 डिग्री अपॉन कितना आएगा, जी आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका आर मैक्सिमम बराबर, बताइए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और जब 1 का यू स्क्वायर में गुणा होगा तो क्या बनेगा, यू स्क्वायर बनेगा अपॉन क्या आएगा, जी। तो अगर आप 45 डिग्री के एंगल से यदि आप फेंक रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम 36 का सूत्र मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन जी। यहां तक फॉर्मूला कंप्लीट। इसको समीकरण नंबर क्या दे दो आप, बी ले लो। नहीं, तो इस प्रकार से आपको इसके नीचे कुछ लिखना है, इसके नहीं, इसके नीचे लिखना है कुछ, इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे लिखो, लिखो किसी अतः किसी वस्तु को, अतः किसी वस्तु को अधिकतम क्षैतिज दूरी नहीं, एक काम करो, अतः किसी वस्तु द्वारा कर लो, किसी वस्तु द्वारा अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करानी हो, क्षैतिज दूरी तय करानी हो, अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करानी हो तो उसे 45 डिग्री के कोण से फेंकना चाहिए, तो उसे 45 डिग्री के कोण से फेंकना चाहिए या प्रक्षेपित करना चाहिए, जो आपको लिखना हो, फेंकना चाहिए, ठीक है। इतना लिख लोगे, फिर लिखना है आपको अतः समीकरण ए से, इसमें मान रखोगे तो ये सूत्र निकल के आएगा। क्लियर है, बताइए क्या आपको सभी को ये टॉपिक क्लियर है, इतने में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कहाँ है, हाँ इसको देख के, इसमें साइन 2 थीटा आया, कोण की बात हो रही, तो साइन 2 थीटा आपको लेना है, और बराबर अधिकतम के लिए हमेशा 1 लेना पड़ता है, 1 से अधिकतम कुछ नहीं होता है। अब तुम कहो 1 से अधिकतम तो 2 भी हो, तो वो नहीं, थीटा की बात कर रहे, साइन थीटा में हमेशा अधिकतम 1 होता, 1 के बाद कुछ नहीं होता, 1 से 0 और 1 के बीच हो सकता है थीटा का मान, ना 1 से ज्यादा होगा 0 से, और 0 से कम तो हाँ हो जाएगा, नहीं होगा, 0 से कम भी नहीं होगा, 0 से कम भी नहीं होता है, 0 1 के बीच में या 0 या 1 भी हो सकता है, बस इसलिए 1 लेना। कैसे नहीं आता, दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती है, ठीक है। अच्छा -1 -2 इसमें नहीं होगा, साइन और कोसेक के मान हमेशा धनात्मक रहते हैं, 90 से ऊपर जाओगे पॉजिटिव मिलेंगे आपको, साइन और कोसेक को छोड़ के सबके मान नेगेटिव मिलेंगे, इसीलिए तो हमने बोला, नहीं तो अगर -1 होता तो हम क्यों बोलते कि 0 1 के बीच में होता साइन का मान, ठीक। तो ध्यान रखना है। इस प्रकार से बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम अधिकतम ऊंचाई वाला फार्मूला कैसे निकालते हैं तिर्यक प्रक्षेप के लिए, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें, रिप्लाई दें, और हाँ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।